नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के बारे में। उनका कार्यकाल बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन भारतीय राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि एक तरफ तो वो अपने पड़ोसियों से शांति की बात कर रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी सरकार एक साल भी नहीं टिक पाई? चलिए इसी पहेली को समझते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है उस राजनीतिक संकट से जिसने आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। देखिए, हुआ ये कि अप्रैल 1997 की शुरुआत में कांग्रेस ने एच.डी. देवेगौड़ा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई। तब संयुक्त मोर्चे ने एक ऐसे नेता की तलाश शुरू की जिस पर सब सहमत हों, और वो नाम था इंदर कुमार गुजराल का। तो ये साफ है कि गुजराल कोई बहुत बड़ी जीत से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि एक समझौते के तहत बने थे। तो सवाल ये है कि उनकी सरकार आखिर थी कैसी और क्या थीं उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां? देखिए, गुजराल साहब एक अल्पमत सरकार चला रहे थे। अब इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास संसद में पूरा बहुमत नहीं था। उनकी सरकार पूरी तरह से गठबंधन की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन पर टिकी हुई थी। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि सरकार कोई भी बड़ा या साहसिक फैसला लेने के लिए आजाद नहीं थी। समझिए कि एक तरह से वो हमेशा एक राजनीतिक रस्सी पर चल रहे थे, जहां संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद गुजराल ने अपना सबसे बड़ा और यादगार काम किया विदेश नीति के मैदान में। उनकी एक अपनी सोच थी, एक विजन था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का, और यही सोच आगे चलकर गुजराल सिद्धांत या गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से मशहूर हुई। ये भारत के अपने पड़ोसियों के प्रति नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब ये सिद्धांत था क्या? इसके 5 सीधे साधे लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे। इसका मूल विचार ये था कि भारत, क्योंकि वो एक बड़ा देश है, उसे अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, बिना ये उम्मीद किए कि बदले में कुछ मिलेगा। मतलब उदारता दिखाकर भरोसा जीतो। और ये जो विश्वास बनाने की कूटनीति थी, इसका फोकस खासतौर पर दक्षिण एशिया के हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान पर था। अब देखिए, इस सिद्धांत को लेकर राय बटी हुई थी। एक तरफ तो इसकी बहुत तारीफ हुई कि भारत की बिग ब्रदर वाली छवि सुधरी और बातचीत के नए रास्ते खुले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हुई। कहा गया कि ये पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो सकता है। तो ये तो हुई विदेश नीति की बात। चलिए अब देखते हैं कि देश के अंदर यानी घरेलू मोर्चे पर क्या हाल था। देश के अंदर की तस्वीर देखिए थोड़ी अलग थी। आर्थिक मोर्चे पर उदारीकरण की नीति तो चलती रही, लेकिन कोई बड़े नए सुधार नहीं हुए। बेरोजगारी या महंगाई पर कोई ठोस योजना नहीं बन पाई, और यही हाल राष्ट्रीय सुरक्षा का था। बातचीत को ज्यादा अहमियत दी गई, जिसके चलते विपक्ष ने उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री तक कह दिया। लेकिन आखिर में सरकार किसी नीति की वजह से नहीं गिरी। सरकार गिरी एक अंदरूनी राजनीतिक संकट की वजह से। और ये संकट आया जैन आयोग की रिपोर्ट के रूप में। राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रही ये रिपोर्ट एक राजनीतिक भूचाल लेकर आई, जिसने इस नाजुक गठबंधन को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में नाम आया डीएमके का, जो गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकार का एक अहम हिस्सा थी। अब गुजराल साहब के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ गठबंधन का साथी, दूसरी तरफ सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रही कांग्रेस। कांग्रेस ने सीधी मांग रख दी कि डीएमके को सरकार से हटाया जाए। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपना समर्थन वापस खींच लिया, और बस यहीं पर सारा खेल खत्म हो गया, क्योंकि बिना कांग्रेस के समर्थन के ये अल्पमत सरकार चल ही नहीं सकती थी। और नतीजा सिर्फ 332 दिन। 19 मार्च 1998 को आई.के. गुजराल ने इस्तीफा दे दिया और लोकसभा भंग कर दी गई। तो फिर इतने छोटे और उथल-पुथल भरे कार्यकाल को हम कैसे याद रखें? उनकी विरासत को देखें तो 2 अलग-अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ उन्हें उनके सिद्धांतों, नैतिक राजनीति और एक दूरदर्शी विदेश नीति के लिए याद किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि उनका सरकार पर राजनीतिक नियंत्रण कमजोर था और उनका शासन बहुत कम समय तक ही चल पाया। इतिहास में उन्हें भारत के सबसे संवेदनशील और विचारशील प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है। वो गठबंधन युग का एक प्रतीक बन गए, एक ऐसे नेता जिन्होंने सत्ता से ज्यादा नीति और नैतिकता को तरजीह दी। उनकी कही एक बात उनके पूरे कार्यकाल का सार है: संविधान और नैतिकता सत्ता से बड़ी होती है।
शायद I.K. गुजराल का दौर हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि आज की जटिल राजनीति में ऐसे सिद्धांतवादी नेतृत्व की क्या जगह